प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये गाथा रॉयल इंडियन नेवी के उन देशभक्त नौसैनिकों के संघर्ष की है जिन्होंने सन 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करके हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आजादी की जंग का ये वो अध्याय है जिसे नौसैनिकों ने अपने खून से लिखा, लेकिन इतिहास में जो अनलिखा रह गया। रहबर मुल्को हम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबर मुल्को हम बता, ऐ रहबर मुल्को हम बता। रॉयल इंडियन नेवी में बगावत के सूत्रधार बीसी दत्त से मुलाकात तारा गांव में हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी में 1946 की बगावत के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिला। सिग्नल स्कूल तलवार के कमांडर किंग ने दत्त को गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी से ही बगावत की चिंगारी भड़क उठी थी। ब्रितानी और हिंदुस्तानी रेटिंग्स में रंग भेद और भेदभाव तो रखा ही जाता था, इस पर हिंदुस्तानियों के साथ बेहद बुरा सलूक किया जाता था। उन्हें काले गुलाम और कुली की औलाद कहकर गालियां देना ब्रिटिश अफसरों के लिए आम बात थी। तलवार का कमांडिंग ऑफिसर कमांडर किंग ऐसा ही बददिमाग अंग्रेज था जो हिंदुस्तानियों के साथ गालियां देकर बात करता था। British had that racial discrimination which ruined their whole future. In the East, you can say, safely you can say, if British behaved with Indians the way Portuguese or French behaved, British would have stayed on here another 20 years happily. You see? But they had this horrible thing, Indian, bloody Indian, dirty Indian, you see? And those who could speak a bit of Hindi, they used Hindi for the worst purpose. Commander King was one of them. Commander King who was the immediate cause for mutiny in the Talwar. लेकिन फरवरी 1946 की वो सुबह कमांडर किंग के लिए आखिरी मौका साबित हुई जब वो हिंदुस्तानियों को गालियां दे सकता था, क्योंकि इस घटना के बाद ही नौसैनिकों ने विद्रोह का कदम उठाने का फैसला लिया था। ये सब क्या हो रहा है? Corruption of Indian bitches, corruption of Indian police. बगावत के कारणों में एक बड़ा कारण यह भी था कि हिंदुस्तानी और ब्रितानी रेटिंग्स के बीच हर मौके पर भेदभाव बरता जाता था। अंग्रेजों की रंग भेद की नीति और उनका बुरा सलूक युवा नौसैनिक अब और सहने को तैयार न थे। ये युवा सैनिक दुनिया के कई देशों में घूम आए थे और जंग के दौरान
पूर्व में गोरे आदमी की श्रेष्ठता का मिथ उन्होंने चकनाचूर होते देखा था। वे उनकी किसी हेकड़ी को सहने के लिए तैयार न थे। अंग्रेजों की रंग भेद की नीति से तो नौसैनिक बेहद परेशान थे ही, उस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद रॉयल इंडियन नेवी की समूची हालत भी खराब थी। जनवरी 1946 तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रमुख राष्ट्रों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे। डिफेंस बजट में भारी कटौती हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप सेना में डीमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। It must be remembered that the World War II was over. The Indian Navy, which in 1939 consisted of no more than 1,000 officers and men and a few ships, had by 1940-41 grown to about 40 to 50 ships, mainly auxiliary vessels taken from the merchant navy and converted, and a total strength of about 45,000 officers and men. And most of these officers and men were temporary, hostilities only as we call them. So here the war had ended, so these ships had stopped doing their normal operational duties and were now called to Bombay, which was the main home port, and anchored there with nothing to do. Navy during the war had expanded tremendously. If I remember, more than 25,000 officers and men were in the Navy. It had expanded faster than the Army. I'm right in saying that. And at that time in 46, there was a feeling of uncertainty amongst the sailors and the officers as to what next. And everyone feels very hurt when he's discriminated against. They got better rates of pay, they had better allowances, and they had better privileges, they got better appointments also. So there was a feeling, and this was particularly when we fought in the same ships, same units, and we did just as well. There was that discrimination. Second was there was this bad food which was there. Then there was unredressed other grievances which were there. Sometimes they were called black, shall we say, as opposed to white. And then there was the morale generally was low because they didn't know what the future was going to be. As far as the sailors are concerned, and the officers for that matter, they're upset in as much that they're losing their job, they're going out, and yet they said we'll fix it in a week or 10 days. When time went on and on, you know how the finance people are, they wouldn't fix the amount of money they are due. And that was the principal cause, I think, was because the sailors were just kept waiting with nothing to do, virtually nothing to do. This was really a uprising against the 5 or 6 years of this war that we had, and the suppressed feelings of humiliation and unfairness throughout these war years by the British officers had erupted. इन हालातों के बीच दत्त जैसे देशभक्तों ने नौसैनिकों के असंतोष को दिशा देने, उन्हें एकजुट करने का काम शुरू किया था। We never approached any ratings directly. We never told them what exactly our real purpose was. We kept on eavesdropping in the canteen where people gathered on Saturday, Sundays, or after 5:30 to 7:30. And when we found some people have really become anti-British, we took them out for a drink or something or other. And there, after a few drinks,
we always 2 or 3 of us went together. And after picking up one, after zeroing on one, we went out together. And then once you are absolutely sure, here is a likely candidate who can become our recruit, then we gave little hint what we are after. That hint became broader. Drink also became more. But whenever I took the man out for drink, one man remained always sober, pretending to be he doesn't drink, so that he could give all the attention to the man's personality. So that's why our recruitment was so perfect. Till the end, direct recruit to our cause, that was the mutiny, was never more than 20. But those 20 are solid people. They are checked, they are rechecked. Everybody paid attention to them, their thought, their personality, everything. 18 फरवरी 1946 को वो क्षण भी आ पहुंचा। सुबह मेस हॉल में जब हम नाश्ता करने के लिए जमा थे तो अचानक बड़बड़ाहट शुरू हो गई। मालूम नहीं इसकी शुरुआत किसने की, पर चंद ही मिनटों में हम सब बाहर आ गए। No food, no what? कौन खाएगा यार ऐसे खाने को? सीमा रेखा हम पार कर चुके थे। बगावत का पहला कदम हम उठा चुके थे। सब बेहद उत्तेजित थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे। आज हम लोगों ने कर दिया, मैं जाने। Like in the case of Gandhiji's Dandi March, Salt March, we have to take up something as important as that, which touches everybody this thing. It was obvious what touches everybody this thing. It was food. Our food was positively badly cooked, full of sand and all that. So that is the thing we should take up. Now in the mess, and we had taken enough precaution that British should not be able to pinpoint he is the man. So whatever we did, it came from all sides. तलवार के रेटिंग्स जो नौसेना के आंख कान समझे जाते थे, उनके हड़ताल पर जाने की घोषणा का दूसरे नौसैनिकों पर जबरदस्त असर पड़ा। त्रावणकोर, नर्मदा, सतलुज, हिंदुस्तान, हमला, दिलावर, सिंध, फिरोज, जमुना, कलकत्ता, बंबई, चमक, तलवार, अवध, चीता, अकबर, इंडिया, बहादुर, कावेरी, क्लाइव, हर जगह नौसैनिक इस खबर से उत्तेजित हो उठे। It was just like Barud Kebaldas ko flared up. We sent the message, head office here, wireless head office here. We sent the message to London head office that we are going on strike. You will not hear us anymore. Bye bye. Cheer, the phone down. And that message was received by all. And Eden was the big station. So we told Eden, please put the message forward.
you will not hear us anymore until we are forced to or captured. So within 10 minutes, whole of the British Empire knew this is what has happened. That was the easiest thing. Because they were in the communication branch, they had the control of all communications to every ship and establishment all over India. So from Narbada, was it Godavari, which he made his headquarters, leading Sigmund Khan signaled all ships and establishments to go and strike. And so it spread. They had connections all over the country through communication centers. So it was very easy for them to communicate. बम्बई बंदरगाह में तब रॉयल इंडियन नेवी के तकरीबन 60 जहाज थे। हर जहाज पर नौसैनिकों में बेचैनी थी, जोश था। तलवार में हड़ताल की खबर ने हर तरफ खलबली मचा दी थी। नौजवान इतने उतावले हो रहे थे कि किसी तरह का सलाह मशवरा सुनने का उनमें धैर्य नहीं था। वो बस एक्शन चाहते थे। हम भी हड़ताल करेंगे। हमारे साथ जो सुलूक किया जा रहा है उससे बदला लेने का यही एक तरीका है। तुम क्या समझते हो, हड़ताल करना इतना आसान काम है बिना कोई तैयारी के? अगर हम भी हड़ताल करने का फैसला करते हैं तो हमें जहाज पे सबको पहले समझाना पड़ेगा। तुम समझते हो कि हड़ताल के लिए हम तैयार नहीं है? तुम्हारा क्या ख्याल है? हड़ताल के लिए, लड़ने के लिए हमें इन लोगों को समझाने की जरूरत है? ठीक कह रहे हो आप। हर रोज अखबार में एक ही बात आती है, बंबई में गोली चली, कलकत्ता में गोली चली। इन गोरी चमड़ी वालों ने हम पे बहुत जुल्म किया और अब हम इन्हें दिखा देंगे कि हम हिंदुस्तानी अपने बच्चों का बदला लेना जानते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। सवाल सिर्फ ऐसी तैयारी करने का था कि अगर जान कुर्बान करने की नौबत आए तो कोई डगमगाएगा नहीं। जिंदगी और मौत की इस जंग में आपको हमारे साथ शामिल होने का न्योता दे रहा हूं। एक सांझे दुश्मन के खिलाफ एक सांझी लड़ाई है। फिर भी अगर आप लोगों में से कोई हमारे साथ शामिल होने को तैयार नहीं है तो अच्छा होगा कि आप लोग भी अपने गोरे मालिकों की तरह जहाज छोड़कर चले जाएं। ये जानना जरूरी है कि रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल अचानक फूट पड़ने वाला धमाका नहीं था। ये सालों की व्यथा की अभिव्यक्ति थी। सालों के खामोश संघर्ष ने रूप और आकार ले लिया था और इन स्थितियों को और भी तीखा किया था दूसरे विश्व युद्ध ने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 20-25 लाख युवक सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए थे। इनमें से अधिकतर राजनैतिक तौर पर जागरूक थे और कुछ तो राजनैतिक कार्यकर्ता भी रह चुके थे। इन लड़ाकुओं ने अपनी आंखों से इटली, ग्रीस, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया जैसे देशों की जनता को फासिस्टों के खिलाफ संघर्ष करते देखा था। युद्ध की असलियत वे जान चुके थे और अपने देश के हालातों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो चुके थे। अब वे नए लोग थे। वे जान चुके थे कि किस लक्ष्य के लिए और कैसे लड़ना है। बैरकों की दीवारें अब इतनी ऊंची नहीं रही थी कि देशभक्ति की उनकी भावना के सैलाब को रोक सके। Our loyalty changed because for the first time, many of us, after being in the Navy for about a year or so, many of us are suspecting, who are we fighting for? Certainly not for our country. If those fellows calls us black bastards. That is a common expression, you see. Black bastards, dirty Indians. If that is so, then who are we fighting for? And even if we are fighting for them, what for? They are fighting for their country.
And anybody who joined the Navy and been there for a year or so, he had been to England, he had been to other parts of the empire. There they saw the difference. Australian was fighting certainly for his country. And we had seen the way British was fighting. It was a fantastic sight, you see. We had nothing to say that it is ours. In fact, we finally had to, situation came when you had to officially complain that the children, brats in Portugal, in Portsmouth or Bristol, as soon as you see us, you say, black bastards going, black bastards going. Where did the children come there and get that from? Must have got from their parents. You see? So anybody who had been to England for even few weeks, he came back as an anti-British. हम में से ज़्यादातर ने दूसरी बड़ी जंग में हिस्सा लिया था और सही सलामत वापस लौट आए थे। जंग जो नाजी डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए लड़ी गई, ब्रिटिश और दूसरे कॉमनवेल्थ देशों के सेलर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस भयानक जंग में शामिल हुए थे। ब्रिटिश सैनिकों को हमने उनके देश की रक्षा करते हुए देखा था। वो जानते थे कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन हम किस मकसद से लड़ रहे थे, हम किसकी जंग लड़ रहे थे? क्या ये जंग अपने देश के लिए थी? हम नौसैनिक थे, लेकिन किसकी सेवा में लगे थे, किसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे, किसकी सेवा में हम अपनी तमाम पेशेवर निपुणता को इस्तेमाल कर रहे थे? ये सब सवाल ऐसे थे जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जो नश्तर की तरह दिन ब दिन तीखे होते गए। हम अपने वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है, कौन मरा। ऐ रहबर मुल्को कौम बता।